जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाइनेंशियल रूल्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। यात्रा संबंधी नियम के लिए दैनिक भत्ता, परिवार विभागाध्यक्ष के लिए अनुमान्य वाहनों से यात्रा करना। यात्रा संबंधी सामान्य नियम क्या है? दैनिक भत्ता कम से कम 8 घंटे का अवस्थापन। नियम 5 क। मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अर्धव्यास के बाहर शासकीय ड्यूटी हेतु अनुपस्थिति के फलस्वरूप शासकीय कर्मचारी द्वारा स्वयं पर किए गए दैनिक खर्च की प्रतिपूर्ति से संबंधित है। ये नियम 5 क बोलता है। परिवार का डेफिनेशन क्या है? सरकारी सेवक की पत्नी या पति, बच्चे व सौतेले बच्चे जो साथ रहते हो। ये आरक्षित की जगह होगा पूर्ण आश्रित हो। माता पिता, बहनें तथा अवयस्क भाई जो साथ रहते हो वो आश्रित हो, परिवार में सम्मिलित है। नियम 6 के अकॉर्डिंग। विभागाध्यक्ष ऐसे सभी प्राधिकारी जो मूल नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किए जाए। नियम 8। तो नियम 6 के अकॉर्डिंग माता पिता, बहनें, अवयस्क भाई भी परिवार के श्रेणी में आते हैं। वो अगर आप पर आश्रित है तब। ऐसा नहीं है कि माता पिता सर्विस में है तब वो परिवार के श्रेणी में आएंगे, वो नहीं होगा। जैसे ही वो माता पिता सर्विस में है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर माता पिता जॉब में नहीं है, आपकी सर्विस पे डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो उसे परिवार की श्रेणी में रखेंगे, आपके परिवार की श्रेणी में। विभागाध्यक्ष ऐसे सभी प्राधिकारी जो मूल नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। ये नियम 8 कहता है। सार्वजनिक वाहन, रेलवे, ट्रेन और अन्य वाहन से जो यात्रियों के आवागमन के लिए नियमित रूप से चलाई जाती है, किंतु इसमें टैक्सी, कैब, किराए की गाड़ी शामिल है। नियम 11। नियम 11 सार्वजनिक वाहन से संबंधित है। वहीं नियम 9 क सड़क यात्रा भत्ता से संबंधित है। नियम 9 क ये कहता है कि यह यात्रा की गई दूरी पर आकलित किया जाता है। यह यात्रा विशेष के खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। इसे मील भत्ता भी कहते हैं। यात्रा भत्ता मूल नियम 932 में सरकारी सेवक द्वारा जनहित में प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाने वाला भत्ता यात्रा व्यय कहलाता है। ये 9 सब क्लॉज 32 कहता है। नियम 12 यात्रा भत्ता दावा का पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं या तत्समय लागू नियम ही दावा में समाहित होगा। नियम 13 कहता है समान सरकारी यात्रा में कर्मचारी अधिकारी के परिवार को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। और वहीं नियम 19 का कहना है कि एक पद से दूसरे पद पर जाने पर निम्न पद की श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जनहित में यात्रा निरस्त होने पर काटे जाने वाले निरस्तीकरण प्रभार को क्षतिपूर्ति कंटीजेंसी से कर दी जाएगी, बशर्ते इस एवज में नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शासनादेश दिनांक 17 अप्रैल 2012 का ये शासनादेश है। उसमें कहा गया कि तत्काल टिकट के निरस्तीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है। नियम 21C में वर्णित है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भी यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। जो डेली वेजेस एम्प्लॉई है, नियम 21C के तहत उनको भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा। मूल नियम 9 सब क्लॉज 3 कहता है यात्रा भत्ता क्षतिपूरक भत्ता है। मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर की गई यात्राओं के लिए कोई साधारण यात्रा देय नहीं होगी। 8 किलोमीटर से बाहर जाएंगे तब यात्रा भत्ता देय होगी। निशुल्क वाहन यानी सरकारी वाहन से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को दैनिक भत्ता अनुमान्य नहीं होता है, केवल आनुषंगिक व्यय अनुमान्य होगा। सरकारी वाहन से यात्रा करेंगे तो कैसे मिलेगा आपको दैनिक भत्ता? नहीं मिलेगा, लेकिन आनुषंगिक व्यय मिलेगा। यदि अवस्थान 8 घंटे या उससे अधिक है तो दैनिक भत्ता या आनुषंगिक भत्ता बशर्ते दैनिक भत्ता से अधिक नहीं हो में लिया जा सकता है। एक दोनों में से कोई एक लीजिएगा। अगर आप 8 घंटे से अधिक की यात्रा किए हैं तो उस केस में दैनिक भत्ता या आनुषंगिक भत्ता दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन यह शर्त है कि दैनिक भत्ता से अधिक आनुषंगिक भत्ता नहीं होना चाहिए। चालक को दैनिक भत्ता एवं आनुषंगिक भत्ता दोनों मिलेंगे। सिर्फ चालक को मिलेगा, जो ड्राइवर होता है उनको दैनिक भत्ता भी मिलेगा, आनुषंगिक भत्ता भी मिलेगा। वायुयान से निःशुल्क यात्रा पर दैनिक भत्ता देय है, आनुषंगिक व्यय देय नहीं है।
किसी स्टेशन पर अवस्थान अवधि की गणना ट्रेन के उस स्टेशन पर पहुंचने छूटने के निर्धारित समय के आधार पर की जाएगी, कर्मी के स्टेशन पर पहुंचने या छूटने के वास्तविक समय के आधार पर नहीं होगी। ये गणना जो होती है स्टेशन पर अगर ट्रेन छूट गया है तो ट्रेन कितने बजे आया है उस पर डिपेंड करता है, आप कितने बजे स्टेशन गए उस पर नहीं डिपेंड करता है। दो लगातार तिथियों में मिलकर 8 घंटे या अधिक अवस्थान हुआ है तो दैनिक भत्ता मिलेगा, बशर्ते उसमें से किसी भी दिन का दैनिक भत्ता नहीं लिया गया हो। एक दिन 4 ही घंटे का आप वर्क करने गए हैं और दूसरा दिन 4 घंटे किए, तो दोनों मिलाकर 8 घंटा अगर हो जाता है तो आपको दैनिक भत्ता मिलेगा। दैनिक भत्ता का परिभाषा ही है 8 घंटा। इसमें शर्त यह है कि जो पहला 4 घंटा है उसका पैसा अगर नहीं लिए हैं तब आपको दैनिक भत्ता मिलेगा। यदि रेलगाड़ी, बस या वायुयान की प्रतीक्षा में निर्धारित समय से 4 घंटा या उससे अधिक अवस्थान करना पड़े तो दैनिक भत्ता देय होगा, बशर्ते उस दिन का दैनिक भत्ता देय ना हो, है ना। अगर प्रतीक्षा आप करें रेलगाड़ी का या वायुयान का, उसमें 4 घंटा से अधिक का प्रतीक्षा कर लिए तो उस दिन का दैनिक भत्ता आपको मिलेगा। सामान्य यात्रा में क्या शामिल है? स्थानीय यात्रा, मुख्यालय या गंतव्य से स्टेशन, अनुषांगिक भत्ता। अनुषांगिक भत्ता की चर्चा करेंगे हम। ये क्या होता है? अनुषांगिक भत्ता रेल, बस, वायुयान किराया में मिलता है। निःशुल्क वाहन, सरकारी वाहन से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को दैनिक भत्ता अनुमान्य नहीं होता है। अब निःशुल्क करेंगे, सरकारी वाहन से करेंगे तो आपको दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अनुषांगिक व्यय मिलेगा। यदि अवस्थान 8 घंटे या उससे अधिक है तो दैनिक भत्ता या अनुषांगिक भत्ता, बशर्ते दैनिक भत्ता से अधिक ना हो, में कोई एक दिया जा सकता है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। दैनिक भत्ता की चर्चा करते हैं। सरकारी सेवक को सरकारी कार्यवश मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रस्थान एवं वापसी के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमान है। जो सरकारी सेवक है वो सरकारी कार्यवश मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर गया और फिर आया, इसमें जाने और आने में प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमान होगी, बशर्ते उस स्थान पर उस दिन 8 घंटे से कम अवस्थान नहीं हुआ हो। 8 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, 8 घंटा का शर्त पूरा होना चाहिए, तभी दैनिक भत्ता मिलेगा। टैक्सी या किराए के अन्य वाहन से यात्रा करने नियम 29 सब क्लॉज 5 में वर्णन है कि अगर आप टैक्सी या किराए के अन्य वाहन से यात्रा करते हैं तो कैसे मिलेगा आपको दैनिक भत्ता। जब 2 या अधिक सरकारी सेवक संयुक्त रूप से मोटर कार, जीप, टैक्सी जिसकी सवारी क्षमता 5 या अधिक हो किराए पर ले और सड़क यात्रा के लिए प्रयोग करें तो वे उनके द्वारा नियम 23 सब क्लॉज ख 2 के अधीन सड़क यात्रा हेतु उनके द्वारा भुगतान किया गया किराया या मील भत्ता जो भी कम हो आहरित करेगा। यानी कि 2 सरकारी या 2 से अधिक सरकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से मिलजुल कर कोई किराया पर गाड़ी लेता है और उस गाड़ी की जो सवारी क्षमता है 5 या उससे अधिक है, तो जो किराए में पैसा लगा है उसे नियम 23 ख सब क्लॉज 2 के अधीन सड़क यात्रा हेतु भुगतान किया गया राशि मिलेगा उसको। सड़क मील भत्ता दरें, ये क्या होता है? यदि दैनिक भत्ता की देयता बन रही है तो देय होगा। मैट्रिक्स लेवल 11 एवं इससे उच्च मैट्रिक्स लेवल के लिए प्रति माह 1200 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए ये सड़क मील भत्ता यहाँ पे दर दिया गया है वो है। पेट्रोल वाहन से प्रथम 500 किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर। अगर 1200 किलोमीटर के लिए ये रूल है लेवल 11 एवं उससे ऊंचे लेवल के पदाधिकारी के लिए। उसमें क्या है कि पेट्रोल वाहन से प्रथम 500 किलोमीटर अगर यात्रा करते हैं तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। डीजल वाहन से 7.50 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद क्रमशः 7 एवं 5 रुपये 50 पैसा। और पे मैट्रिक्स लेवल 11 से नीचे के जो कार्मिक है उनको कैसे मिलेगा? पेट्रोल, डीजल या कोई भी वाहन से सड़क यात्रा करने पर 5 रुपये प्रति किलोमीटर ये मिलेगा, लेकिन एक माह में अधिकतर 1000 रुपये ही अनुमान्य होगा। 1000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस रेट से मिलेगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 1200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए ये राशि है। अल्प दूरी की यात्रा जैसे निवास स्थान, गंतव्य स्थान से रेलवे, बस स्टेशन के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर सरकारी सेवकों को 10 रुपये प्रति किलोमीटर दर से सड़क मील भत्ता देय होगा। तो छोटे दूरी के लिए अगर आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टेशन जाते हैं तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर दर से मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं शर्तों एवं दरों से दैनिक भत्ता अनुमान होगा जो केंद्र सरकार के कार्मिकों को अनुमान है, बशर्ते वहां उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित राज्य या किसी राज्य प्रशासन का गेस्ट हाउस की व्यवस्था उपलब्ध न हो।
अगर उत्तर प्रदेश से बाहर का कोई सरकारी सेवक है, अगर वो आता है, उनको जो दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा वो केंद्र सरकार के नियम के अकॉर्डिंग होगा। जिस राज्य से वो उत्तर प्रदेश राज्य में आया है, उस राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य में कोई राज्य प्रशासन का गेस्ट हाउस ना हो तब मिलेगा। शासन में तैनात विशेष सचिव चाहे वे किसी भी लेवल में तैनात हो, वायुयान का इकोनॉमिक क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत है। जो शासन में विशेष सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं वो किसी भी लेवल पे हैं, उनको एरोप्लेन के इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए अथॉरिटी मिला हुआ है। स्थानांतरण यात्रा भत्ता क्या है, इसको देखते हैं। जब जनहित में कार्मिक का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो ऐसे स्थानांतरण पर निम्नांकित देय होगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, इसको सीटीजी बोलते हैं। सीटीजी बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। यह एक मुश्त स्थानांतरण भत्ता है। वह एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होने पर देय होगा। इसमें मूल वेतन पे मैट्रिक्स में प्राप्त वेतन का 4% के बराबर धनराशि देय। यहाँ पे 4% ही मूल वेतन का आपको मिलेगा। पैकिंग भत्ता, जिले के अंदर स्थानांतरण होने पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के स्थान पर पैकिंग भत्ता देय होगा। यानी कि इसमें जिला नहीं बदलता है और जिला के अंदर ही ट्रांसफर होता है तो आपको पैकिंग भत्ता मिलेगा और ये सीटीसी के जगह पर मिलेगा। लेवल 6 एवं उच्च लेवल पर 3000 रुपये और लेवल 6 एवं नीचे लेवल पर 1500 रुपया पैकिंग भत्ता दिया जाता है। रेल सड़क यात्रा की दशा में स्वयं एवं परिवार के लिए अधिकृत श्रेणी का किराया या वास्तविक किराया जो भी कम हो दे होगा। इसमें आनुषंगिक व्यय, पैकिंग व्यय, स्थानीय किराया दे नहीं है। घरेलू सामान की ढुलाई ट्रेन या मालगाड़ी से करने पर लेवल 9 एवं उच्च श्रेणी के लिए 6000 किलोग्राम की छूट है। लेवल 7 एवं 8 के लिए 3000 किलोग्राम की छूट है। लेवल 5 एवं 6 के लिए 2500 किलोग्राम और लेवल 5 से कम 1250 किलोग्राम ये यात्रा में माल ढुलाई कर सकता है। निजी सामान के स्थानीय ढुलाई हेतु मालगाड़ी से अनुमान्य ढुलाई व्यय का 25% अतिरिक्त व्यय अनुमान्य होगा। यह स्थानीय ढुलाई ट्रक या अन्य वाहन पर भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मालगाड़ी पे ही मिलेगा, आप ट्रक के द्वारा या अन्य वाहन से भी करेंगे तो आपको मिलेगा। अकेले यात्रा पर सामान के भार का 2/3 ही अनुमान्य है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो जो सामान का भार दिया गया है, आपको जो लिमिट दिया गया है उसका 2/3 ही अनुमान्य होगा। ढुलाई की दरें रेलवे द्वारा निर्धारित दरें ही मान्य होगी। ये नियम 42 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 में वर्णित है। तो रेलवे के द्वारा जो निर्धारित दर है वही मिलेगा। यदि कर्मचारी या अधिकारी वाहन रखने के पात्र हैं तो रेल से अपने जोखिम पर ले जाने के वास्तविक व्यय जिसमें ड्राइवर यात्रा व्यय भी शामिल है की प्रतिपूर्ति कर सकता है। स्थानांतरण की दशा में सरकारी कर्मचारी अपने सामान व परिवार को कार्य मुक्त होने के 1 माह पूर्व तक अथवा 12 माह तक ले जा सकता है। इस पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। नियम 42 सब क्लॉज 2। विशेष यात्राओं संबंधी नियम। स्थानांतरण पर अनुमान यात्रा भत्ता। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण के समय यात्रा भत्ता। विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अनुमान्य यात्रा भत्ता। निलंबन अवधि की गई सरकारी यात्राओं पर अनुमान्य यात्रा अथवा साक्ष्य हेतु उपस्थित होने हेतु देय यात्रा। ये सब यात्रा का नियम क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। प्रथम नियुक्ति की यात्राएं। नियम 45 कहता है शासन की स्वीकृति के बिना प्रथम नियुक्ति में योगदान की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। शासन अगर स्वीकृत किया है तो प्रथम नियुक्ति के में योगदान के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि शासन अनुमन्य करता है तो अनुमन्य यात्रा भत्ता साधारण दरों से अधिक देय नहीं होगा। अनिवार्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियम 46 के तहत आपको मिलेगा। नियम 46 क्या कहता है यात्रा भत्ता का? अनिवार्य विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु साधारण दर से यात्रा भत्ता अधिकतम 2 बार देय होगा, 2 बार मिलेगा आपको अधिकतम। इसमें अवस्थान भत्ता, दैनिक भत्ता भी शामिल है, दैनिक भत्ता भी मिलेगा। यदि किसी कार्मिक को चयन या पदोन्नति हेतु किसी चयन समिति आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश दिया जाए तो साधारण दर पर यात्रा भत्ता देय होगा, लेकिन अवस्थान भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। किसी कार्मिक का चयन है या पदोन्नति के लिए चयन समिति आयोग के पास उपस्थित होना है तो उनको यात्रा भत्ता मिलेगा, दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। निलंबन या साक्ष्य देने की अवधि की यात्राएं। जब किसी कर्मचारी को राज्य सरकार की ओर से किसी आपराधिक अथवा दीवानी मामले में जिसमें शासन भी पक्षकार हो साक्ष्य या गवाही विभागीय जांच में बुलाया जाता है तो साधारण यात्रा भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते जांच अधिकारी द्वारा प्रदत्त उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
तो साधारण यात्रा भत्ता इस केस में मिलता है। यदि न्यायालय में उपस्थित हुआ हो तो न्यायालय द्वारा यात्रा भत्ता देय होगा, नियम 59 कहता है। तो नियम 59 के तहत अगर न्यायालय में आप साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं तो न्यायालय आपको यात्रा भत्ता देगा। यह तभी देय होगा जब कर्मचारी के अनुरोध पर सुनवाई का स्थान निश्चित नहीं हुआ हो। अगर कर्मचारी अनुरोध करके सुनवाई का स्थान निश्चित करता है तो नहीं मिलेगा। मृत्यु पर यात्रा भत्ता, अंतिम तैनाती के स्थान से उसके स्थायी निवास तक की यात्रा अनुमान्य होगी। जब मृत्यु किसी की हो जाती है तो उस समय जो तैनाती थी जिस जगह, वहां से उसके निवास स्थान तक का मिलेगा। मूल कार्मिक के परिवार के सदस्यों को मृत कार्मिक को अनुमन्य श्रेणी का वास्तविक किराया प्रतिपूर्ति होगा। उसके परिवार को भी मिलेगा, जो कार्मिक की मृत्यु हो गई है जो उसको मिलता था वही मिलेगा। स्थानांतरण यात्रा भत्ता की दरों के अनुसार घरेलू सामान का वास्तविक ढुलाई व्यय देय होगा। कर्मचारी की मृत्यु के 6 माह के अंदर यात्रा पूर्ण कर ली जानी चाहिए। यह स्थानांतरण भत्ता है। जिन्हें यह प्राप्त नहीं होगा वो कौन सा कर्मी है? संविदा कार्मिक, अंशकालिक कार्मिक, कंटीजेंसी वेतन से भुगतान पाने वाला कार्मिक, अस्थायी सेवक जिसकी सेवा 3 वर्ष से कम हो, उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। मृत्यु के स्थान से अस्थायी निवास की जगह अन्यत्र नहीं रहना चाहे तो वहां तक का यात्रा भत्ता ढुलाई भत्ता लिया जाएगा, बशर्ते दूरी अस्थायी निवास से अधिक न हो। तो मृत्यु के स्थान से अस्थायी निवास की जगह वो अन्यत्र का लेना चाहता है तो यात्रा भत्ता मिलेगा उसको, लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाएगा कि जो नियुक्ति का जगह है और जो उसके घर की दूरी है उतना से अधिक अन्यत्र की दूरी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता, गृह स्थान अथवा जहां बसना चाहे तक का यात्रा भत्ता मिलता है। सेवानिवृत्ति जब रिटायर हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने घर नहीं जाना चाहते हैं, आप दूसरी जगह घर बनाकर रहना चाह रहे हैं, तो जो नया घर आप बनाए हैं और जहां तैनात है वहां से नए घर तक का जो दूरी है वहां का यात्रा भत्ता आपको मिलेगा। परिवार को भी यात्रा भत्ता मिलेगा। स्थानांतरण की दशा में देय भाड़ा मिलेगा। कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान भी अनुमान्य होगा। यात्रा सेवानिवृत्ति के 6 माह के अंदर कर ली जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति की स्थिति में परिवार को भी मिलता है। अगर आप रिजाइन करते हैं या आप पृथककरण हो जाता है आपकी सर्विस तो आपको यह चीज जो ऊपर में वर्णित है नहीं मिलेगी। यात्रा भत्ता के समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है? नियम 88 के अकॉर्डिंग सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिल को नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है। नियम 89 क 89 क के अनुसार प्रति हस्ताक्षर से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यात्रा पूर्व अनुमोदित न हो तो यात्रा पूर्ण करने के बाद अनुमोदित होना आवश्यक है। यहाँ पे ये बोलता है नियम 88 में कि जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो आपके बिल को प्रति हस्ताक्षर करेगा, काउंटर साइन करेगा। प्रति हस्ताक्षर अगर नहीं किया हुआ है तो यात्रा पूर्व अगर अनुमोदन नहीं मिला है तो यात्रा पूर्ण करने के बाद अनुमोदन हो जाना चाहिए, अनुमोदित हो जाना चाहिए। नियम 90 क्या कहता है? नियंत्रक अधिकारी द्वारा बिल प्रति हस्ताक्षर करते समय निम्नांकित बिंदुओं की जांच अवश्य कर ली जाए। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है जब वो बिल का वो प्रति हस्ताक्षर कर रहा है फिर उस समय उनको यह जांच कर लेनी चाहिए क्या यात्रा आवश्यक थी, एक ही कार्य के लिए बार बार यात्रा तो नहीं की गई है, यात्रा बिल में अवस्थान के दिनों की गणना औचित्यपूर्ण है, यात्रा के स्थानों की दूरियों की सत्यता की जानकारी कर ली जानी चाहिए, संतुष्ट हो ले कि यात्रा भत्ता बिल कर्मचारी के लाभ का स्रोत नहीं है, यात्रा बिलों पे प्रति हस्ताक्षर का अधिकार प्रतिनिहित डेलीगेटेड न हो, यदि ढुलाई का दावा है तो भार का दावा अधिकृत श्रेणी का है एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। ये सारी चीजें नियम कानून जांच लेना है फिर आपको साइन करना है। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2014 और 18 में पूछे गए प्रश्न ये है। स्थानांतरण यात्रा भत्ता क्या है ये बताना था आपको। सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर यात्रा भत्ता बताना था। दैनिक भत्ता क्या है ये बताना था। कालातीत यात्रा भत्ता के बारे में बताना था। अवकाश यात्रा एलटीसी क्या है। नियत यात्रा भत्ता को बताना था। बिलों पर प्रति हस्ताक्षर बताना था। यात्रा भत्ता का डेफिनेशन, नियमों में परिवार की परिभाषा पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बना लीजिएगा इसको। कालातीत यात्रा भत्ता किसे कहते हैं? यदि यात्रा भत्ता दावा यात्रा पूर्ण करने के अगले दिन से 1 वर्ष के अंदर कार्यालयाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह दावा व्यपगत या फोरफिटेड हो जाएगा। और यदि 1 वर्ष के अंदर यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन कोषागार में प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसे कालातीत यात्रा भत्ता कहते हैं।
ये आपको बता चुके हैं, अब इससे पहले वाले वीडियो में उसको देख लीजिएगा, इन डिटेल्स बताया गया है। यात्रा भत्ता से संबंधित पूछे गए प्रश्न, इसको देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया है कंपोजिट ग्रांट क्या है। राजकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर क्या परिवार के लिए यात्रा भत्ता दावा किया जा सकता है। एक अधिकारी स्थान एक ही यात्रा एक राजकीय वाहन से करता है। क्या अधिकारी एवं वाहन चालक के यात्रा भत्ता दावों में कोई अंतर होगा। यदि ठहराव 8 घंटे से अधिक है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अभी आप पढ़ चुके हैं। रेलवे स्टेशन से एक कार्यालय की दूरी 15.1 किलोमीटर है तथा कलेक्ट्रेट की दूरी 4.1 किलोमीटर है, तो उस कार्यालय के लिए एक तरफ का वास्तविक स्थानीय मील भत्ता कितना होगा यदि स्थानीय मील भत्ते की दर 4 रुपए प्रति किलोमीटर है। ये बताना है आपको। किसी स्थान की सामान्य यात्रा के लिए क्या भत्ते दिए जा सकते हैं। साधारण यात्रा भत्ता व स्थानांतरण यात्रा भत्ता का अंतर स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में वर्तमान में लागू नियमों व शर्तों का उल्लेख कीजिए। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात अपने निवास तक के लिए की गई यात्रा का बिल अधिकतम किस तारीख तक जमा किया जा सकता है। यात्रा भत्ता देय कब प्रस्तुत किया जा सकता है। यात्रा भत्ता देय कालातीत कब होता है, उदाहरण के साथ बताएं। स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता में क्या क्या अनुमान्यताएं हैं, किन किन दरों पर है। कार्मिक स्थानांतरण पर उसके परिवार को नए तैनाती स्थल पर ले जाने की क्या क्या समय सीमा है। यात्रा भत्ता के प्रसंग में निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। यात्रा भत्ता, परिवार, दैनिक भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता इत्यादि को परिभाषित कीजिए। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1 में है। लोक लेखा अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 2 में है और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। अवकाश यात्रा सुविधा क्या होता है। सेवा में योगदान करने के 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरांत कैलेंडर वर्ष के आधार पर अनुमान्य होता है। ये अवकाश यात्रा सुविधा मिलती है 5 वर्ष का सेवा पूर्ण करने पर। एलटीसी की आवृत्ति क्या होती है। एलटीसी 5 से 10 वर्ष पर प्रथम एलटीसी मिलता है, 11 से 20 वर्ष पर द्वितीय एलटीसी मिलता है और 21 से 30 वर्ष पर तृतीय एलटीसी मिलता है। 30 वर्ष की सेवा के बाद चतुर्थ एलटीसी, यानी कि सेवा में कुल 4 एलटीसी मिलते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी किसको दे नहीं है ये देखना है यहाँ पे। जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है, यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जिनके वेतन का भुगतान आकस्मिक व्यय से होता है, उनको भी नहीं मिलेगा। आकस्मिक व्यय से नहीं, संचित निधि से होनी चाहिए। वर्क चार्ज, कार्य प्रभारित कार्मिक को भी नहीं मिलेगा। पति या पत्नी में से कोई रेलवे में कार्यरत है तो एलटीसी दे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि रेलवे ऑलरेडी एलटीसी से ज्यादा फैसिलिटी देती है। एलटीसी की सुविधा परिवार के केवल 4 सदस्यों तक ही सीमित रहती है, ये भी समझ लीजिए। यानी कि जो एलटीसी की सुविधा है आपको 4 सदस्यों को ही मिलेगा। परिवार के सदस्यों में पत्नी, पति, वैध संतानें, माता पिता, बहनें, अवयस्क भाई जो साथ रहते हो, उपस्थित हो, उनको मिलेगा। एलटीसी के उपभोग हेतु न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश आवश्यक है, तो कम से कम 15 दिन का अवकाश भी लेना है, फिर आप एलटीसी का उपयोग कर सकते हैं। एलटीसी भारत में किसी भी स्थान को जाने आने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमान्य किराया निर्धारित दूरी के लिए सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमान्य होगा। ये कहीं भी जाने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट के लिए मिलेगा। वायुयान, जलयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी AC1 से यात्रा अनुमान्य नहीं है। वायुयान से यात्रा की जा सकती है, लेकिन एवज में उन्हें रेल का अनुमान्य किराया मिलेगा। शासनादेश ये है 27 मई 2014 का। पहले नियम था कि आप वायुयान से नहीं कर सकते हैं, एयर कंडीशनर्ड प्रथम श्रेणी से नहीं कर सकते हैं। ये जो अधिकृत है वायुयान के लिए उन्हीं को मिलेगा। तो अब 27 मई से ये कहा गया है कि आप वायुयान से भी यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको अनुमान्य किराया है, अगर रेलवे द्वितीय श्रेणी का किराया अनुमान्य है तो आपको रेलवे द्वितीय श्रेणी का किराया मिलेगा। एलटीसी में आनुषंगिक इंसिडेंटल व्यय, दैनिक भत्ता, डीए, लोकल यात्रा भत्ता दे नहीं। तो जब एलटीसी में आप जाएंगे तो आपको इंसिडेंटल चार्ज, डीए, लोकल यात्रा ये सब नहीं मिलेगा। निजी वाहन, टैक्सी से यात्रा नहीं की जा सकती है एलटीसी में। हवाई यात्रा करने पर टिकट एवं बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना पड़ेगा। जहां की यात्रा की गई है वहां के ठहरने का साक्ष्य देना होगा, तब मिलेगा एलटीसी।
रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है, किराया रेल की अधिकृत श्रेणी से अधिक ना हो। अब जहाँ पे जो जगह है वो रेल मार्ग से जाया जा सकता है, वो कनेक्टेड है रेल मार्ग से, और उस रेल से ना जाकर आप सड़क मार्ग से गए हैं तो किराया आपको रेल वाला ही मिलेगा, सड़क वाला नहीं मिलेगा। एलटीसी में अनुमानित व्यय का 4/5 भाग अग्रिम ले सकते हैं, बशर्ते अग्रिम लेने के 30 दिन के अंदर यात्रा प्रारंभ कर लें। तो एलटीसी में जाने के लिए आप जो अनुमानित व्यय है उसका 4/5 ले सकते हैं। अगर 4/5 कहने का मतलब है 100 में 4/5 से भाग दीजिए, 5 को 20 से काटिए, 20 चौक 80, यानी कि 80%। ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं, पहले बताया हुआ है। एडवांस लेने के बाद आप 30 दिन के अंदर यात्रा प्रारंभ कर लीजिए, ये नियम है। और नहीं कीजिएगा तो फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा लिया जाएगा वापस। एलटीसी यात्रा दावा वास्तविक यात्रा पूर्ण करने के 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए, और अस्पष्ट दावा लैप्स हो जाएगा। तो एलटीसी यात्रा कर लेने के बाद आपको 1 वर्ष के अंदर में बिल प्रस्तुत कर देना है, तभी मिलेगा पैसा। अब साधारण यात्रा नियम क्या है ये समझते हैं। और मील भत्ता क्या होता है, इसमें किराया प्लस आनुषंगिक व्यय इंक्लूड होता है। यहाँ पे दैनिक भत्ता क्या है साधारण यात्रा नियम में, स्थानीय सड़क मील भत्ता अल्प दूरी की वास्तविक यात्रा जैसे घर, कार्यालय से स्टेशन, बस स्टॉप एवं एयरपोर्ट किराया, वायुयान रेल के अनुमन्य श्रेणी या वास्तविक किराया जो भी कम हो बस से यात्रा करने पर नियंत्रक अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर। निवास या गंतव्य स्थान से रेलवे बस स्टेशन की वास्तविक यात्रा के लिए ₹10 प्रति किलोमीटर की दर से स्थानीय मील भत्ता मिलेगा आपको, तो ₹10 प्रति किलोमीटर मिलेगा। आनुषंगिक व्यय इंसिडेंटल व्यय क्या है, यात्रा की गई दूरी के आधार पर देय होता है। ये इंसिडेंटल वे जो होता है, इंसिडेंटल चार्ज यात्रा की गई दूरी के आधार पर होता है। अगर ग्रेड पे 5400 लेवल 9 या इससे ऊपर है तो आपको 70 पैसे प्रति किलोमीटर मिलेगा। लेवल 5, 6, 7 एवं 8 में है 2800, 5 में ग्रेड पे होता है, 6 में 4200, 7 में 4600 और 8 में 4800, तो आपको 50 पैसे प्रति किलोमीटर मिलेगा। और लेवल 1, 2, 3, 4 के लिए 1800, 1900, 2000, 2400 ग्रेड पे के लिए 30 पैसे प्रति किलोमीटर। हवाई यात्रा पर दे नहीं है इंसिडेंटल चार्ज, तो इंसिडेंटल चार्ज अगर लेना है तो रेल से यात्रा कीजिए, अगर हवाई यात्रा करेंगे तो नहीं मिलेगा। दैनिक भत्ता एक दिन, एक अर्धरात्रि से दूसरी अर्धरात्रि के मध्य 24 घंटे में 8 घंटे का मुख्यालय से बाहर अवस्थान होने पर एक दैनिक भत्ता होता है, यानी कि 8 घंटे का अवस्थान होना चाहिए, 8 घंटे एसेंशियल है यहाँ पे, तब मिलेगा दैनिक भत्ता। यदि उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो केंद्रीय कार्मिकों पर लागू दैनिक भत्ता दे होगा और बिल वाउचर संलग्न करने होंगे। उत्तर प्रदेश से जैसे ही बाहर जाएंगे तो वहां पर सेंट्रल का रूल लागू हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका भुगतान किया जाएगा। 2 दिन मिलाकर 8 घंटे अवस्थान पर भी एक दैनिक भत्ता मिलेगा, ये बता चुके हैं। निःशुल्क भोजन व ठहरने की सुविधा पर 1/4 दैनिक भत्ता तथा इन दोनों में से कोई एक सुविधा प्राप्त होने पर 1/2 दैनिक भत्ता दे होगी। अब मानिए जब जहां जा रहे हैं वहां पर आपको खाना भी मुफ्त में मिल रहा है, ठहरने की सुविधा भी मुफ्त में मिल रहा है, दोनों मिल रहा है तो 1/4 मिलेगा दैनिक भत्ता। और दोनों में से कोई एक मिल रहा है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, ठहरने की सुविधा मिल रहा है तो 1/2 मिलेगा, और सिर्फ खाना मिल रहा है, ठहरने का सुविधा नहीं है तभी 1/2 मिलेगा, और दोनों मिल रहा है तो 1/4 मिलेगा। केवल 10 दिन के लिए मान्य या उसके बाद नियंत्रक अधिकारी की अनुमति से प्रथम 45 दिन पूरी दर से, तत्पश्चात 180 दिन आधी दर से देय होगा। सरकारी विभाग में बजट निर्माण प्रक्रिया ये क्या है, बजट निर्माण में निम्न चरण होते हैं। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अनुमानों को तैयार करना, ये डीडीओ होते हैं, ये एस्टिमेट तैयार करते हैं। विगत वर्ष की वास्तविक धनराशि जो भी होती है 24-25 यहाँ पे आप लिखिए 23-24 की जगह। चालू वर्ष की स्वीकृत बजट यहाँ पे 25-26 लिखिए, ये पुराने साल का लिया हुआ यहाँ पे। चालू वर्ष पर पुनरीक्षित अनुमान ये हो जाएगा 25-26। अगले वर्ष का प्रस्तावित अनुमान यहाँ पे हो जाएगा 26-27। अगर 23-24 लेकर चलेंगे तो विगत वर्ष की वास्तविक धनराशि 23-24 होगी, चालू वर्ष जो है चल रहा है 24-25 हो जाएगा, चालू वर्ष का पुनरीक्षित अनुमान 24-25 होगा और अगले वर्ष का वास्तविक अनुमान 25-26 होगा। ऐसे बजट बनता है। निदेशालय एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमानों का परीक्षण एवं संकलन। वित्त विभाग द्वारा गहन परीक्षण किया जाता है, विवादों का निपटारा किया जाता है, वित्त विभाग द्वारा बजट का संकलन समेकन किया जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन होता है। ये बजट का प्रक्रिया है।
वित्त विभाग के द्वारा देखे जाने वाले तथ्य क्या क्या हो सकते हैं? क्या प्रस्तावित खर्चे आवश्यक हैं? यदि हाँ, तो अभी तक कैसे काम चल रहा था और अब क्यों आवश्यक हो गए, ये भी जानना। क्या ये नए खर्चे या नए विकास आवश्यक है? ये एसेंशियल देखेगा वित्त विभाग। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 4 भाग 4 सामान्य पेंशन नियम की। इसमें देखने की बात क्या है? अर्ध सेवा की शर्तें, सेवा अवधि आगमन, पेंशन स्वीकृति की शर्तें, देय पेंशन का निर्धारण। अब हम जानते हैं पेंशन शब्द जो है फ्रेंच शब्द पेंशन से बना है, जिसका अर्थ होता है आर्थिक सहायता। ये फ्रेंच शब्द है और पेंशन का अर्थ होता है आर्थिक सहायता। इसे अंग्रेजी में भी पेंशन ही कहते हैं। पेंशन का तात्पर्य उस नियमित मासिक भुगतान से है जो किसी सरकारी सेवक को उसकी सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रदान किया जाता है। यह सेवा के अंतर्गत किए गए योगदान, कार्यावधि और वेतन के आधार पर तय होती है। उत्तर प्रदेश में पेंशन संबंधी नियम उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल 1961, नई पारिवारिक पेंशन रूल्स 1965, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 एवं सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में दिए गए हैं। तो पेंशन संबंधी नियम कहाँ लिखा गया है? उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 और नई पारिवारिक पेंशन रूल्स 1965 यहाँ पे लिखा गया। पुरानी पेंशन योजना को परिभाषित लाभ पेंशन योजना कहते हैं, है ना। ये लाभ पेंशन योजना है पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना तो है ही नहीं। CSR 474 के अकॉर्डिंग 10 वर्ष की सेवा जरूरी है, अगर सेवानिवृत्ति हो रही है तो पेंशन मिलेगी। अर्हकारी सेवा क्या है? CSR 361 में वर्णित है। सेवा सरकार के अधीन हो, नियुक्ति मौलिक हो, भुगतान सरकारी कोष से किया गया हो, अर्हकारी अवधि 6 माही में गणना करते हैं, 3 माह एक छमाही माना जाता है और 9 माह को दूसरी छमाही मानते हैं गणना में। पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में क्या शामिल नहीं होगा? यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले सेवा में आया हो, वह अवधि। सेवा में व्यवधान अवधि, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, हड़ताल में भाग लेना, इसको पेंशन के लिए गणना नहीं किया जाएगा। असाधारण अवकाश, यदि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा, नागरिक अशांति के अतिरिक्त हो, उसे असाधारण अवकाश बोलते हैं। पेंशन के प्रकार CSR 424 में उल्लिखित है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, स्वैच्छिक पेंशन, अनिवार्य पेंशन, प्रतिकर पेंशन, असक्तता पेंशन, असक्तता पेंशन, असाधारण पेंशन, एग्रीगेशिया पेंशन, पारिवारिक पेंशन। ये पेंशन के प्रकार हैं। पेंशन के प्रकार CSR 424। अधिवर्षता पेंशन क्या होता है? अधिकतम सेवावधि जैसे 60 साल की आयु पूर्ण करने पर यह अधिवर्षता पेंशन मिलती है। सेवानिवृत्ति पेंशन, इसमें स्वैच्छिक रिटायरमेंट और अनिवार्य रिटायरमेंट दोनों शामिल है और इसमें 45 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 45 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा में सेवानिवृत्ति पेंशन मिलती है और अनिवार्य रिटायरमेंट में 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रतिकर पेंशन, जब अस्थायी पद समाप्त हो जाए और अन्य पद पर समायोजन न हो तो उसे प्रतिकर पेंशन कहते हैं। असाधारण पेंशन, जोखिमपूर्ण सेवा के कारण मृत्यु होने पर असाधारण पेंशन मिलता है। एग्रीगेशिया पेंशन, सेवा के दौरान अंधे या विकलांग होने की दशा में मिलता है। असक्तता, अस्थायी रूप से आसक्त होने की दशा में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मिलता है। पारिवारिक पेंशन, सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की दशा में मिलता है। पेंशन के भाग, पेंशन या पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, सेवानिवृत्ति की दशा में मिलता है। पेंशन का आगमन कैसे होता है? अंतिम आहरित वेतन गुने अर्हकारी 6 माही, अधिकतम यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। उदाहरण देखिए, 40,000 वेतन था, अर्हकारी 6 माही जो था उसका 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अधिकतम कितना मिलना था इसको 40 डिवाइडेड बाय, जब यह आंसर आएगा 15,000 प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता इसमें मिलेगा। सेवा 15 वर्ष 2 माह 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन, क्योंकि पेंशन नियम क्या है? पेंशन की गणना होती है अंतिम आहरित वेतन गुने अर्हकारी 6 माही, अधिकतम 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 से मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूनतम पेंशन 1/1/2016 को 9,000 है। 80 वर्ष की आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन देय होती है। 81 से 85 वर्ष से कम अगर है, 81 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम है तो मूल पेंशन का 20% प्रति माह एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम है तो मूल पेंशन का 30% मिलेगा एक्स्ट्रा।
90 से 95 वर्ष से कम है, यानी 90 वर्ष से अधिक और 95 वर्ष से कम, तो मूल पेंशन का 40% एक्स्ट्रा मिलेगा। 95 वर्ष से अधिक और 100 वर्ष से कम है तो मूल पेंशन का 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 100 वर्ष की आयु या उससे अधिक है तो मूल पेंशन का 100% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर 15,000 बन रहा है आपका पेंशन तो 15,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 30,000 मिलेगा। राशिकरण। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी के पास विकल्प होता है कि वह अपनी पेंशन का 40% तक अभ्यर्पित कर उसे एक निश्चित दर से एक मुश्त प्राप्त करे। ये कमिटेड करा सकते हैं, जब वो रिटायर करते हैं तो उनको ये विकल्प दिया जाता है कि आपका जो पेंशन बन रहा है उसका 40% तक आप बेच लीजिए और उसका एक मुश्त राशि उनको मिल जाता है। और ये 15 साल तक के लिए बिकता है। 15 साल जैसे ही आप पूरा हो जाएगा तो आपका पेंशन 100% फिर से हो जाएगा। लेकिन फिर 40% आपने बेचा तो 60% आपका पेंशन का राशि बचा था और उस राशि पे आपको पेंशन मिल रहा था। 15 साल तक 60% मिलेगा आपको, 15 साल पूरा होने का फिर 100% पेंशन मिलने लगेगा 100% राशि पर। राशिकरण का फॉर्मूला क्या होता है? पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण किया जाना है गुने 12 गुने अगली जन्मतिथि पर पड़ने वाली आयु के निर्धारित राशि का मूल्य। ये कहने का अर्थ है यहाँ पे कि पेंशन की धनराशि है जिसका राशिकरण किया जाना है वो लिखना है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो अगला जन्म तिथि में पड़ने वाला आयु है आपका उसको लिखना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि अगर 61 वर्ष की आयु है तो मूल्य आपको कौन सा मिलेगा? 8.194। ये फिटमेंट फैक्टर याद रखना है आपको। 62 साल की उम्र पर 8.093, 63 साल की उम्र पर 7.982 और 64 साल की आयु पर 7.862। जिस धनराशि का राशिकरण किया गया है वह 15 वर्ष बाद पुनर्स्थापित हो जाएगा। ये पहले बता चुके हैं। पेंशन पूर्वत हो जाएगी। उदाहरण, एक सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हुआ 60 वर्ष में। सेवा में 1 जुलाई 2003 को आया था। लेवल 8 में 70,000 अंतिम वेतन था। कार्मिक ने 40% राशिकरण की मांग की, यानी कि कमिटेड कराया। पेंशन एवं राशिकरण की गणना करें। अब यहाँ पे देखिए, पेंशन हेतु आहारकारी सेवा क्या था? 31/8/2020। 1/7/2003 को सेवा में आया था। पेंशन बराबर अंतिम वेतन गुने आहारकारी 6 माही अधिकतम 40 वर्ष तक मिलता है, 70,000 रुपया। ये उसका हो गया अंतिम वेतन। और इसका ईयर यहाँ काउंट कर लीजिए। यहाँ पे चूंकि आहारकारी 6 माही कितना साल हुआ, तो ये 2003 में आया था। कब आया था? 1 जुलाई 2003 को, और अगस्त 2020 में सेवानिवृत्त हुआ है। तो यहाँ पे 7 10 यानी कि 17 वर्ष हो गया। जुलाई अगस्त 1 महीना बढ़ता है, 1 महीना को यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। यही अगर 3 महीना रहता तो ये हो जाता, जुड़ जाता एक छमाही में। ये 17 साल का सेवा हुआ, इसको छमाही में अगर तोड़ेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 छमाही आया, वही यहाँ पे लिखा गया है। 70,000 उसका मासिक पेंशन बन रहा था, 70,000 उसका अंतिम वेतन था। और ये आहारकारी सेवा 34 हुआ, डिवाइड किए 2 से और मल्टीप्लाई किए 40 से, इसका निकल कर आया पेंशन 29,750। अब राशिकरण कैसे करना है, इसको कमिटेड कैसे करना है? 29,750 को 40% से मल्टीप्लाई कर देना है। 11,900 रुपया इसका क्या होगा? कमिटेड हो जाएगा। अब 11,900 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर 8.194, 61 यानी 60 वर्ष की आयु में ये रिटायर किया है। तो अगला जो 61वां वर्ष होगा वो 8.194 होगा। और नॉर्मली 8.194 ही लगता है, क्योंकि मैक्सिमम 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर करते हैं। कोई होता है जो ज्यादा उम्र तक सेवा करता है तो उसका फिटमेंट आगे दिया गया। आप 8.194 याद रखिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,70,103, 11,70,103 रुपया इसका बनता है पेंशन बेचने पर। तो ये इनको मिल जाएगा 11,70,103। और अब जो उनका पेंशन बनेगा प्रति माह, क्योंकि प्रति माह 29,750 बना था, उसमें से 11,900 घट के मिलेगा इनको। यह एक प्रकार का सेवा पारिश्रमिक है जो कि सेवानिवृत्ति पर देय होता है। ग्रेच्युटी हेतु 5 वर्ष की आहारकारी सेवा का होना आवश्यक है। इसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कहते हैं। अगर ग्रेच्युटी लेना है तो आपकी सेवा काल 5 वर्ष की होनी चाहिए। और फार्मूला है अंतिम आहरित परिस्थितियां, ये परिलब्धियां होगा, परिस्थितियां लिखा गया।
अंतिम आहरित परिलब्धियां गुने आहारकारी 6 माह अधिकतम 66/4। ये ग्रेच्युटी का है। ग्रेच्युटी के केस में क्या मिलता है? 66। आहारकारी 6 माह ही होता है 66। और पेंशन के केस में ये 40 वर्ष के लिए होता है, के बदले सर्विस ग्रेच्युटी दे होगी। ग्रेच्युटी के लिए 5 वर्ष की आहारकारी सेवा होना चाहिए तो मिलेगा, और अगर सर्विस ग्रेच्युटी चाहिए, सर्विस ग्रेच्युटी, तो उसके लिए 6 वर्ष की अगर सेवा होनी चाहिए, 6 वर्ष से कम की सेवा है तो पेंशन के बदले सर्विस ग्रेच्युटी दे होती है। उसका फॉर्मूला है अंतिम आहरित परिलब्धियां इंटू आहारकारी 6 माही वेतन प्लस महंगाई भत्ता डिवाइडेड बाई 2। यदि यही उदाहरण मृत्यु की दशा में हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर अंतिम आहरित परिलब्धियां 75,000 है और आहारकारी 6 माही है 30 वर्ष, तो ये 60 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मृत्यु की दशा में डिवाइड 2 से करते हैं और रिटायरमेंट की दशा में 4 से करते हैं। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। डेथ ग्रेच्युटी का क्या फॉर्मूला है? डेथ ग्रेच्युटी, अगर 1 वर्ष से कम की सेवा है तो अंतिम परिलब्धियों का 2 गुना मिलेगा। शायद ये बताया हुआ है आप लोगों को, लेकिन फिर से चलिए रिवाइज हो जाता है। 1 से 5 वर्ष से कम सेवा है तो 6 गुना मिलेगा। 5 वर्ष से 11 वर्ष का अगर सेवा है तो 12 गुना मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी। 11 वर्ष से 20 वर्ष की सेवा है तो 20 गुना मिलेगा, और 20 वर्ष से अधिक की सेवा में अंतिम परिलब्धियां गुने आहारकारी 6 माही, और यहाँ पर अधिकतम 66 होता है डिवाइडेड बाई 2। रिटायरमेंट में डिवाइड 4 से करते हैं, रिटायरमेंट में डिवाइड 4 से होता है, और डेथ ग्रेच्युटी में डिवाइड 2 से होता है। अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख ही दे होती है। 50% महंगाई भत्ता होने पर अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख, और अभी 50% से अधिकतम महंगाई भत्ता है, इसीलिए अब जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो 25 लाख मिलेगा। वैसे शुरू में नियम था 20 लाख तक का। 1 जनवरी 2024 से 25 लाख अधिकतम हो गया है ग्रेच्युटी। उदाहरण, कार्मिक की सेवा अवधि 29 वर्ष 10 माह है, अंतिम वेतन 50,000 है, सेवानिवृत्ति के समय 50% महंगाई भत्ता थी। ग्रेच्युटी की गणना कीजिए। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैसे निकालेंगे? अंतिम परिलब्धियां गुने आहारकारी 6 माही डिवाइडेड बाय 4। 50,000 रुपया था अंतिम परिलब्धियां में, ये बेसिक था, ठीक है, और 25,000 डीए है। तो बेसिक प्लस डीए जुड़ के परिलब्धि होती है अंतिम, तो ये 75,000 हो जाएगा सैलरी इसका। अंतिम परिलब्धियां में क्या क्या जोड़ते हैं? बेसिक प्लस डियरनेस अलायंस डीए, तो वो यहाँ पे तोड़ तोड़ कर दिखाया गया है गुने। और 29 वर्ष 10 माह का सेवा है, 29 वर्ष तो एक हो ही गया, और 10 मास में आपको पता है कि एक 6 माही तो काउंट करते हैं, और 3 वर्ष 3 महीना से अगर अधिक का सेवा है तो उसको भी एक 6 माही काउंट करते हैं। तो ऑलरेडी ये 2 6 माही काउंट हो जाएगा। 29 का 2 गुना कर लीजिए, कितना 58 हो जाएगा, और 10 माह को 2 6 माही मानेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 से गुना कर दिए और डिवाइड कर दिए 4 से। ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 11,25,000 निकल के आ गया। लेकिन याद रखना है, ये 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए था। अगर ये 25 लाख से अधिक हो जाता तो नहीं मिलता। सरकारी कार्मिकों को संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसको संवैधानिक संरक्षण है। पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन को जानते हैं। बढ़ी हुई दर पर यदि किसी कार्मिक ने 7 वर्ष की अविरल सेवा की है, ऐसी दशा में मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक बढ़ी दर पर पेंशन प्राप्त होगी। बड़ी दर पर पेंशन 10 वर्ष तक बड़ी दर पर मिलती है, और अगर 7 वर्ष तक कार्मिक ने बिना रुकावट के कंटिन्यू सेवा किया है, कोई सर्विस ब्रेक नहीं हुआ है, और बीच में उनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक पेंशन का जो दर है वो बढ़कर मिलेगा, बढ़ा हुआ दर पे मिलेगा। उसका आगे कैलकुलेशन है। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर 67 वर्ष की आयु तक 7 वर्ष जो भी पहले हो 7 वर्ष तक मिलेगा। यानी कि सर्विस में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष तक मिलेगा बढ़ी दर पर, और सेवानिवृत्ति के बाद यानी 60 साल के बाद अगर आप मृत्यु होती है तो आपको 7 वर्ष जो भी पहले हो, यानी कि मैक्सिमम 67 वर्ष तक। और अगर 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए और मानिए आज रिटायर हुए, कल ही डेथ हो गया, तो 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुए तो मैक्सिमम 7 साल तक आपको बढ़ी दर पर पेंशन मिलेगा। बढ़ी दर पर मतलब 50% मिलता है उसमें एक्स्ट्रा बढ़ी दर पर। सामान्य दर पर यदि सेवा 7 वर्ष से कम है तो पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी सामान्य दर पर। सर्विस अगर 7 वर्ष से कम है तो तब ये सामान्य दर पर मिलेगी।
और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम आहरित वेतन का 30%, और यहाँ पे बढ़ी दर पर जो होता है अंतिम आहरित वेतन का 50% मिलता है। किसी भी दशा में पेंशन या पारिवारिक पेंशन रुपए 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये 1/1/2016 का आदेश है, 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। तलाकशुदा विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी देय होगी जब वह माता पिता के जीवित बच्चे नहीं हो और वे इनके ऊपर आश्रित हो। तलाकशुदा कोई विधवा पुत्री है, तलाकशुदा पुत्री है या विधवा पुत्री है, तो उनको पारिवारिक पेंशन मिलेगा, लेकिन उस स्थिति में मिलेगा कि जो उनके माता पिता है उनका कोई बच्चा, जीवित बच्चा नहीं है, अगर है तो नहीं मिलेगा। पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन की देयता हेतु परिवार, कौन कौन किसको किसको पारिवारिक पेंशन मिलेगा वो यहाँ पे लिखा है। विधवा या विधुर की मृत्यु, पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो उनको मिलेगा। पुत्र पुत्री विधवा सहित का विवाह पुनर्विवाह होने तक अथवा 25 वर्ष की आयु अथवा जीविकोपार्जन की तिथि जो भी पहले हो उसको मिलेगा। डेथ ग्रेच्युटी हेतु परिवार के सदस्यों का क्रम जो होगा उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे परिवार के सदस्यों के क्रम में सबसे जो नजदीक होगा उनको मिलता है। तो पति की डेथ में पत्नी को मिलता है सबसे नजदीक, अगर पत्नी नहीं है तब उनके बच्चे को मिलेगा, उनका बच्चा नहीं है तब उनके सौतेले या फिर दूर के रिश्तेदार को मिलेगा। यदि कार्मिक ने ग्रेच्युटी के लिए नामांकन कर दिया था तो उसके अनुसार ग्रेच्युटी देय होगी। अब कोई एम्प्लॉय सर्विस में रहते हुए किसी को नॉमिनी बना दिया है तो उनको ही ग्रेच्युटी मिलेगा। यदि नामांकन नहीं किया गया था तो परिवार के इन सदस्यों के मध्य बराबर बराबर बटेगी। नॉमिनी अगर नहीं बनाया है तब किसको मिलेगा बराबर बराबर, पति या पत्नी जो भी है उनको मिलेगा। पुत्र, सौतेला या गोद लिया हुआ जो भी हो उसको भी मिलेगा। अविवाहित पुत्रियों को मिलेगा, विवाहित पुत्रियां नहीं शामिल है इसमें। यदि नाबालिग पुत्र या पुत्री है तो उसका हिस्सा पति या पत्नी को देय होगा। क्लियर है। यदि उपरोक्त में से कोई सदस्य नहीं है तो फिर निम्न के मध्य बराबर बराबर बंटवारा होगा। ये तो नजदीक हो गया रिलेशन। अगर ये लोग नहीं है तब किनको मिलेगा, विधवा पुत्रियों को या 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित विधवा बहनें, माता पिता, विवाहित पुत्र पुत्रियां तथा मृत पुत्र की संतानें। पेंशन आवेदन की प्रक्रियाएं, पेंशन प्रपत्र 1 में किया जाता है पेंशन आवेदन। तो ये भी पूछ लेगा कि किस पेंशन प्रपत्र में किया जाता है, तो पेंशन प्रपत्र 1 में किया जाता है। भाग 1 में क्या चर्चा है, पेंशन या राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र पढ़ना है उसमें। भाग 2 में पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र। भाग 3 में प्रार्थी का विवरण होता है। भाग 4 में सेवा इतिहास लिखा जाता है और भाग 5 में कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु इसमें कॉलम 1 से 26 में पेंशन या ग्रेच्युटी राशिकरण की गणना एवं वसूली, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही आदि का विवरण लिखा होता है। तो 5 भाग में ये प्रपत्र होता है पेंशन के लिए, ये लिख देना है आपको। वो पेंशन प्रपत्र 1 था, और पेंशन प्रपत्र 2 को बोलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पेंशन प्रपत्र 2 अंतिम देयता प्रमाण पत्र होता है। यह 30/11/21 द्वारा मार्च 2022 से ऑफलाइन पेंशन प्रपत्रों एवं सेवा पुस्तिका भेजे जाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। अब क्या है, डीडीओ ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग कर ई पेंशन सिस्टम से प्रकरण भेजते हैं। ये कब से हुआ है, मार्च 2022 से। और ऑर्डर कब का था, 2021 का, 30/11/2021 का। पेंशन प्रपत्र ऑफलाइन के लगभग समान है, जैसे पहले ऑफलाइन में भरा जाता था वैसा ही है ऑनलाइन में। तृतीय, चतुर्थ एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रकरण मंडलीय पेंशन कार्यालय एवं श्रेणी 1 के निदेशक द्वारा पेंशन भेजे जाते हैं। आगे है अंतिम पेंशन एवं अंतिम ग्रेच्युटी। CSR के अनुच्छेद 919 में अनंतिम ग्रेच्युटी एवं अनंतिम पेंशन का उल्लेख है। 919 में वो क्या है, जब किसी कारण से पेंशन स्वीकृति में विलंब हो रहा है अथवा ऐसी दशा में अनंतिम पेंशन एवं अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान की जा सकती है। संभावित वसूली आदि को रोकने या समायोजन करने के बाद ये भुगतान होगी। कार्यालयाध्यक्ष प्रति 6 माह के लिए 2 बार अनंतिम पेंशन की स्वीकृति दे सकता है। इस मध्य पेंशन प्राधिकार स्वीकृति न हो पाने की दशा में अंतिम पेंशन की देयता प्रशासनिक विभाग की होगी। शासनादेश दिनांक 28/10/1980 में व्यवस्था है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने पर अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रोक लिया जाए। ये 1980 का ऑर्डर है, जिसमें लिखा गया है कि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर कोई न्यायिक कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही लंबित है तो ग्रेच्युटी का भुगतान रोका जाएगा, फैसला आने के बाद दिया जाएगा।
समान प्रक्रिया में सेवानिवृत्ति के बाद ₹3000 रोककर कार्यालयाध्यक्ष अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान कर सकता है यदि पीपीओ निर्गत होने में विलंब की संभावना है। पीपीओ निर्गत होने में अगर विलंब हो रहा है तो कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो ₹3000 रोक के बाकी जो शेष पैसा है, जो राशि है, वो दे देगा। यहाँ पे प्रश्न है, ये बनाना है, इसको देख लीजिएगा, ये 2007 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एक व्यक्ति को पेंशन 8,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसमें से राशिकरण की धनराशि ₹2,000 प्रतिमाह है। पेंशन की राहत दर 30% है। वह प्रत्येक माह कुल कितनी धनराशि प्राप्त करेगा? तो इसको ऐसे बनाइएगा, तो 8,000 पेंशन है, 2,000 रुपये इसने क्या किया है, राशिकरण कराया है, इसको कमिटेड कराया है, तो बच गया 6,000। अब 8,000 पेंशन राहत जो था उस पर 30% का गणना करेंगे, क्योंकि ये सामान्य दर पर दे रहे हैं इसको पेंशन राहत। तो राशिकरण करने के बाद नहीं गणना होता है, गणना जो होता है वो मूल पे होता है, टोटल पे। 8,000 × 30/100 2400 आ गया। कुल दे पेंशन क्या होगा, 6,000 + 2400, ये 8400 मिलेगा। तो पेंशन राहत की गणना मूल पेंशन पे होती है, जो 30% की गणना है। अधिवर्षता पेंशन, सरकारी सेवक जिस माह 60 वर्ष पूरी करता है उस माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाता है। यदि जन्म तिथि 1 तारीख है तो पिछले माह के अंतिम दिन क्या होगा? अधिवर्षता पेंशन की गणना करना है यहाँ पे, और उसका सेवा 60 वर्ष का है और अंतिम दिन अपराह्न में कर रहा है, तो सेवानिवृत्ति, और जन्म तिथि 1 तारीख है तो पिछले माह के अंतिम दिन इसका सेवानिवृत्ति हो जाएगा। पेंशन यहाँ पे गिनना है, पेंशन बराबर हो जाएगा 10 माह की औसत परिलब्धियां। अधिवर्षिता पेंशन के केस में 10 माह की औसत परिलब्धियां अथवा अनंतिम आहरित वेतन गुने आहरकारी छमाही, अधिकतम 40 रहता है, डिवाइडेड बाय 2 × 40। नियम वही है। सरकारी सेवक पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतर 10 वर्ष की सीमा तक सामान्य पेंशन से दोगुनी दर पर अथवा सामान्य दशा में अनुमान्य पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मृत्यु की दशा में अधिकतर 10 वर्ष की सीमा तक ये समान पेंशन की दर से दुगनी दर पर मिलेगा, और सामान्य दशा में जो अनुमान पेंशन है उससे अधिक नहीं मिलेगा। यदि कार्मिक जीवित रहते नामांकन नहीं करता है एवं सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्रियों के मध्य बराबर बटेगी। ये हम बता चुके हैं। आप प्रश्न के अनुसार सभी प्रथम श्रेणी के परिवार सदस्य हैं, सभी के मध्य बराबर बटेगा, अवश्य का हिस्सा मां को मिलेगा। टिप्पणी लिखना है इसमें, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पारिवारिक पेंशन पर, अनंतिम पेंशन पर, आहरकारी सेवा पे, पेंशन का राशिकरण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी सरकारी सेवक ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु पात्र है। और कोई चाहता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, है ना, तो उनको मिलेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि से सेवानिवृत्ति तय होगी। पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन तय होता है। साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन, ये 30% मिलता है। अंतिम आहरित वेतन में कम से कम 9,000 जरूर मिलेगा। बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन कब मिलेगा? जब मृत कार्मिक ने यदि 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक की पारिवारिक पेंशन अंतिम आहरित वेतन का 50% या 10 वर्ष बाद साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद अगर मृत्यु होती है तो अधिकतम 60 वर्ष तक और 7 वर्ष या अधिकतम 67 वर्ष तक जो भी पहले हो अंतिम वेतन का 50% मिलता है, और उसके बाद सामान्य दर पर मिलने लगता है 30%। अंतिम पेंशन जब पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रारंभ होने में विलंब हो तब मिलता है। आहरकारी सेवा CSR 361 में है। सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए, नियुक्ति मौलिक अथवा स्थायी हो, वेतन राजकोष से दिया गया हो, यह होना चाहिए। वेतन का राशिकरण कैसे करते हैं? सेवानिवृत्त होने पर अधिकतम 40% तक कमिटेड करा सकते हैं। अभ्यर्थित पेंशन, कमिटेड पेंशन 15 वर्ष बाद पुनः रिस्टोर हो जाएगा। ये सब हम बता चुके हैं। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होता है, ये हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया, सेवा अभिलेखों का रखरखाव। उत्तर प्रदेश नियम
वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 सहायक नियम 134 से 142, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 नियम 142 से 144 ए से 127 ए, इसमें चर्चा किया गया है, दोनों में चर्चा किया गया है। इसमें 134 से 142 में किया गया है खंड 2 में, और खंड 5 में 142 से 144 ए और 127 ए में किया गया। सेवा अभिलेख उस कार्यालयाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगे जिस कार्यालयाध्यक्ष के अंदर आप काम कर रहे हैं। ये सहायक नियम 136 में वर्णित है। सेवा से संबंधित प्रत्येक घटना का उल्लेख सेवा पुस्तिका में होगी। सेवा पुस्तिका में सेवा की प्रत्येक एंट्री कार्याध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की जाएगी। एजी के प्रपत्र 13 है ना, ऑडिटर जनरल बोलते हैं, एजी के प्रपत्र 13 पर सेवा पुस्तिका होगा। अभिलेखों में ओवर राइटिंग प्रतिषेध है। सेवा पुस्तिका का बाईं पृष्ठ उंगलियों के चिन्हों को कार्याध्यक्ष द्वारा प्रमाणित परिशिष्ट को, और दायां पृष्ठ को सरकारी कर्मचारी का विवरण किया जाता है। उसमें जन्म तिथि का निर्धारण, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र इत्यादि से किया जाता है। एक बार निर्धारित जन्म तिथि में परिवर्तन संभव नहीं है। सेवा पुस्तिका में स्तंभ 1 से 18 तक में पदनाम, वेतनमान, लेबल, ग्रेड पे, आदेश संख्या, पद की प्रकृति, मौलिक स्थानापन्न, तदर्थ नियुक्ति, दिनांक, कार्यभार ग्रहण, दिनांक, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, पदावनति, सेवाच्युत, स्थानांतरण, निलंबन, सेवा व्यवधान, बाह्य सेवा, सेवा स्थानांतरण, निलंबन इत्यादि के बाद पुनः स्थापन, अवकाश का विवरण, अवकाश लेखों का विवरण, स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि लिखा जाता है इसमें। सेवा पुस्तिका के खो जाने पर प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवानिवृत्ति देयकों को तय किया जाए। प्रत्येक वर्ष सेवा पुस्तिका का अवलोकन कार्मिक को कराकर हस्ताक्षर कराया जाए। सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद या मृत्यु के 6 माह के बाद सेवा पुस्तिका कार्मिक या उनके परिवार को लौटा दें या सेवा पुस्तिका नष्ट कर दें। ऐसा सेवा से पदच्युत या पृथक्करण में भी करें। सेवा का सत्यापन करना होता है। ड्यूटी से लगातार 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने पर नियुक्ति अधिकारी की अनुमति के बिना सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए एवं ऐसे कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जीएफआर है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसको आप जीएफआर के बुक से कर लीजिएगा। रूल 142 में जनरल रूल एंड कंडीशंस है। 143 में डेफिनेशंस ऑफ गुड्स हैं, जिसमें आपको कमोडिटी, लाइवस्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट एक्सेट्रा का वर्णन है। वहीं पे जो एक्सक्लूडेड है डेफिनेशंस में, गुड्स के डेफिनेशंस में, सर्विस के डेफिनेशंस में, वो है बुक्स, पब्लिकेशंस, पेरियोडिकल्स एंड लाइब्रेरी, है ना। ये 143 में डेफिनेशन ऑफ गुड्स है, उसमें किया गया वर्णन। रूल 144 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी के तहत खरीदारी करना। ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। और आपको जब निविदा निकालते हैं तो किसी पार्टिकुलर ट्रेडमार्क को, ट्रेड नेम को, ब्रांड को इंगित नहीं करना है। रूल 145 में अथॉरिटी होते हैं कॉम्पिटेंट परचेज करने के लिए। 146 में जो मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया है। 147 में इनको शक्ति है परचेज करने का, वो है। 148 डिलीट कर दिया गया है। 149 काफी इंपॉर्टेंट है, जेम से संबंधित है, जिसमें 50,000 तक डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं और 50,000 से 10 लाख तक के लिए आप जेम में जो लोएस्ट प्राइस अवेलेबल है उसके बीच, सेलर के बीच एटलीस्ट 3 सेलर का कोटेशन लेकर जो लोएस्ट वन होगा उससे ले सकते हैं। और 10 लाख के ऊपर में आपको बिडिंग सिस्टम में जाना होगा और वहां पर जो लोएस्ट वन होगा उससे आपको परचेज करना है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। थैंक यू। यहाँ तक हमने आपको फाइनेंशियल हैंडबुक रूल्स कंप्लीट कराया है और आगे भी और सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 90% हमने कंप्लीट कर लिया है फाइनेंशियल रूल्स, और जो भी कुछ बचा होगा 1-2 दिन में कर देंगे, क्योंकि एग्जाम तो अब 7 दिन बाद है ही, हो ही जाएगा एग्जाम। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, अब जो यूपीपीएससी का हम लोग बैच लाएंगे, यूपीपीएससी के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। तब आपको प्रॉपर बोर्ड पे और प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा और सही कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाया जाएगा। यूपीपीएससी अभी एग्जाम होना है सिविल सर्विस वाला, उसका जरूर आप हमारे चैनल पे तैयारी कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।